So in this reading, we are going to discuss about a complete approach of calculating weighted average cost of capital. पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, ओवरव्यू करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने वैक का एक सिंपल फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में हमने देखा कि ये मार्केट वैल्यूज ऑफ डेट और इक्विटी एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक वेटेड एवरेज है। फिर हमने डेट की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की कॉस्ट निकालना सीखी। हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल देखा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल देखा। हमने इंटरेस्ट के अंदर इररिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट किस तरह निकलता है, कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह निकलती है ये देखा, और रिडीमेबल डेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो देखा। अब हमारे सामने सिचुएशन है जहाँ पे हमें कंप्लीट वैक कैलकुलेट करना है, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है वो अपनी आई कैप के पास पेपर्स को जो है वो यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आए इन क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। The following information has been taken from the statement of financial position of Hadi Fabrics Limited as on June 30th, 2020 as a listed company. एक लिस्टेड कंपनी का डेटा हमारे पास मौजूद है जून 30, 2020 का। कहते हैं जी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 15,000, रिटेन अर्निंग्स 29,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 8% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं और 5.5% बैंक लोन है, ठीक है। सो ओवरऑल लेवल पे अगर हम यहाँ पे सोर्सेज देखें तो वो सोर्सेज कौन कौन सी हैं सर? अगर आप यहाँ पे सोर्सेज देखते हैं तो एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर्स आपकी एक सोर्स है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आपकी एक सोर्स है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड एट द सेम टाइम आपके पास है 5.5% का बैंक लोन। इन सब की हमें मार्केट वैल्यूज की जरूरत है और इन सब की हमें कॉस्ट की जरूरत है। अगर हमें ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएं तो हम यहाँ पे कंपनी के वैक को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू से केई को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए भी यही सिनेरियो होगा और बैंक लोन के लिए भी यही सिनेरियो होगा। कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा कि कितना है, और उसके बाद कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी कि कितनी है। इन दोनों को बारे डिवाइड करके हम जो है वो ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी का वैक जो है वो कितना है। इसके लिए उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, रिक्वायर्ड में आप देख सकते हैं उन्होंने हमसे वैक मांगा है। कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एचएफएल ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। डिटेल्स क्या दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स बताई हुई है, ये दोनों ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, बैंक लोन है, ठीक है। कहते हैं दी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एचएफएल हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर and the current ex dividend market value of 16.10. A dividend of 1.9 per share has just been paid. ये हमारा लेटेस्ट डिविडेंड है, सबसे लेटेस्ट डिविडेंड पे किया गया। The pattern of dividends has been as follows. Dividend per share is 1.7, 1.75, 1.85 and 1.9. ये पैटर्न ऑफ डिविडेंड है। ये हमें क्यों दिया हुआ होगा सर? ग्रोथ की कैलकुलेशन के लिए, ताकि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बहरहाल कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा कहते हैं द 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एचएफएल हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर एंड एन एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ 8.64 पर शेयर। यहाँ भी इन्होंने मार्केट वैल्यू दे दी है, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और बॉन्ड्स के बारे में कहते हैं द 8% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ एचएफएल हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 पर बॉन्ड। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द लेंडर इज 9.10। यानी इन्होंने हमें 9.10 के तहत क्या प्रोवाइड कर दिया सर? प्री टैक्स केडी प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने हमें प्री टैक्स केडी जो है वो भारत प्रोवाइड कर दिया। एनुअल इंटरेस्ट हैज जस्ट बीन पेड एंड द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 5 years टाइम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द नॉमिनल वैल्यू। 110 रुपए में तकरीबन जो है वो रीपे किए जाएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के ऊपर 30% है और यहाँ पे हमें पोस्ट टैक्स जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो आइए जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स से कैलकुलेट कर लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो अगर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने, बड़ा सिंपल तरीका है। मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स का जो नंबर आ रहा है दैट इज बेसिकली 15,000। बैलेंस शीट में अगर आप देखें ये रहा 15,000 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नजर आ रहा है। ये 15,000 का टोटल ऑर्डिनरी शेयर है और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए। मैं डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। 10 रुपए से डिवाइड करके आप इसको 16.10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। आइए इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया
15,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16.10। so डिवाइड बाय 10 क्यों किया, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। हर शेयर की वैल्यू 16 रुपये 10 पैसे, तो 24150 यहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी बन जाता है। यानी आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 24150। ये डन हो गया, ऑर्डिनरी शेयर्स डन हो गया। अब इसके लिए हमें चाहिए के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है और मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो इसका सिंपल सा तरीका होता था लेटेस्ट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1+D। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी का मिस हुआ है तो वो पिछली रिकॉर्डिंग्स वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उन्हें ये कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा लेटेस्ट डिविडेंड कितना है, सर हमारा लेटेस्ट डिविडेंड है 1.9। ये कंपनी ने हमें यहाँ पे बताया हुआ 1.9। 1.90 इज लेटेस्ट डिविडेंड और हमें 1+ ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है सर, ग्रोथ कैलकुलेट होती है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेफरेंस या ओल्डेस्ट डिविडेंड 1/t - 1, ठीक है। सो लेटेस्ट डिविडेंड इज 1.9, रेफरेंस डिविडेंड इज 1.7 और यहाँ पर हमारे पास टाइम फैक्टर कितना है, सर आप 2017 के एंड से काउंट करेंगे, 2017 को इंक्लूड मत कर लीजिएगा। 17 से 18 1 साल, 18 से 19 2 साल और 19 से 20 3 साल। 1.7 से 1.9 होने में 3 साल लगे, ठीक है। ये 3 साल यहाँ पे हो जाएगा 1/3 - 1। सो हम यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.9 डिवाइडेड बाय 1.7 रेज टू द पावर -1/3 -1. So the growth turns out to be over here as 3.77%. आपकी ग्रोथ यहाँ बन जाती है 3.77%। तो के कैसे कैलकुलेट होगा सर, 3.77% मल्टीप्लाई कर लिया आपने अपॉन 16.10। हमने एक शेयर की मार्केट वैल्यू ली, एक शेयर का डिविडेंड लिया 1.9 प्लस 3.77%। तो यहाँ हमारे पास के कितनी कैलकुलेट हो गई सर, 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3.77% डिवाइडेड बाय 16.10 पैसे जो कि मार्केट वैल्यू है प्लस 3.77%। कुल मिला के जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनती है यहाँ पे बनती है 16.01%। यानी यहाँ पे के आ गई हमारे पास 16.01%। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इक्विटी के लिए हमने बैलेंस को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है सर, हमें प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बताई गई है और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो नॉमिनल इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी बताया हुआ है। तो हम ये एग्जैक्ट इररिडीमेबल डेट वाला केस होता है प्रेफरेंस शेयर्स में। 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस 8.64 है। तो पहले आप मार्केट वैल्यू निकाल लें प्रेफरेंस शेयर्स की। वो कैसे निकलेगी सर, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट पिकअप कर लें। प्रेफरेंस शेयर्स हैं 6,000 रुपए के, रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा हूँ, 6,000। एक शेयर है आपका 10 रुपए का, एक शेयर है आपका 10 रुपए का और जिसकी मार्केट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 8.64 रुपए, ठीक है। 8.64 इसकी एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू चल रही है। हम हमेशा वैल्यूज को एक्स डिविडेंड और एक्स इंटरेस्ट पिकअप करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.64, ये हो गया 5184। इसी को मैंने यहाँ पे जाके प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू के आगे प्लॉट कर दिया 5184, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू के आगे प्लॉट हो गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेट्स से मैं कहता हूँ केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये कैसे निकलेगी, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। सिंपल सी बात है, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, 10 रुपए की वैल्यू पे 6% डिविडेंड दिया जा रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है सर, इसकी मार्केट वैल्यू है 8.64। ये मार्केट वैल्यू में सवाल में गिवन है, तो इस हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेंगे। सर ये आपने कैसे किया, ये बिल्कुल इररिडीमेबल डेट वाला केस है। इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू केडी। यहाँ पे हमने डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू किया इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.64। सो यहाँ पे हमारे पास ये कॉस्ट बन जाती है 6.94%। This becomes 6.94%.
सो अगर मैं 6.94 को यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो ये 6.94% हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने हमें बैंक लोन के बारे में बताया है और एट द सेम टाइम हमें लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में बताया है, जो हमारी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के बारे में बताया। पहले मैं बैंक लोन वाली चीज को फारिग कर देता हूँ। सर बैंक लोन का भी लिस्ट तो होता नहीं है, जो उसकी बुक वैल्यू होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है, आपको उसी के ऊपर रिटर्न देना होता है, उसी के ऊपर पैसे देने होते हैं। तो 5,000 रुपये आपके बैंक लोन की ये वैल्यू है, और बैंक लोन का जो रेट है वो 5.5% है। बैंक लोन का जो रेट है वो 5.5% है। तो यहाँ पे आपको बैंक लोन की कॉस्ट पोस्ट टैक्स करनी होगी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। इसको जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, हमने बैंक लोन को कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कर दिया। ठीक है, सो हमारे पास बैंक लोन की कॉस्ट है कितनी सर, 5.5%। 5.5% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30%। ठीक है, आप 5.5 को मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30% कर दें, दैट मेक्स इट 3.85। सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि देखो टैक्स रेट गिवन है, कंपनी बैंक लोन पे इंटरेस्ट देगी तो उसको क्लेम भी करेगी, और जब क्लेम करेगी तो एक टैक्स का बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा। सिंस वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो हम इसको यहाँ पे 3.85% कर देंगे, 3.85%। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के बारे में क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का जो कूपन रेट है दैट इज बेसिकली 8%, और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज बेसिकली 100। Required rate of return by the lender is 9.10. Annual interest has just been paid, and the bonds are redeemable in 5 years' time at a 10% premium to the nominal value. यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी, 5 साल का बॉन्ड है, हमें इन्होंने दोनों चीजें, इन्होंने हमें प्री टैक्स रेट दिया और दोनों चीजें हम सब कैलकुलेट करवाएंगे, मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करवाएंगे। एट द सेम टाइम IRR वाले मेथड से हम यहाँ पे पोस्ट टैक्स KD भी कैलकुलेट करेंगे। तो आए पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सर 5 साल का ये बॉन्ड है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 5, 4 ईयर 5। हमने अपने पिछले डिस्कशन में पढ़ा है कि अगर प्री टैक्स रेट दिया हुआ है पहले तो उसकी डिस्काउंटिंग करके हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और प्री टैक्स रेट है तो इंटरेस्ट के लिए भी हम प्री टैक्स अमाउंट ही लेंगे, पोस्ट टैक्स नहीं लेंगे। सो अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा टोटल बॉन्ड का अमाउंट कितना है सर, एट द सेम टाइम 100 रुपए पर बॉन्ड है, और 8 रुपए का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, 8 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। और एट द सेम टाइम अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं तो सर रिडेम्पशन में मुझे पता है कि 10% प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगी, तो 100 की जगह 110 का रिडेम्पशन अमाउंट होगा। 0, 8, 8, 8, 8 एंड 118। ठीक है, ये इसके नेट कैश फ्लोज हो गए। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ, हमें जो रेट दिया हुआ है दैट इज 9.10%, because 9.10% is the rate which is required by the lender. This is technically your pre-tax KD. This is technically your pre-tax KD. इससे डिस्काउंट करके हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ जी, 910, 0.0910, 4 दफा हमारे पास 8 रुपए हैं, 0.0910, और उसके अलावा हमारे पास 118 रुपए हैं, 1.0910 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू बन जाती है 102.20 पैसे, 102.20 पैसे। अब ये तो एक पर बॉन्ड हो गई। ठीक है, दिस इज पर बॉन्ड। हमें अगर टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है सर। टोटल मार्केट वैल्यू के लिए हमारी नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर, बैलेंस शीट पे देखें हमारे बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू है 8,000। हमने 8,000 के बॉन्ड्स जो है वो इशू किए हुए, और हर बॉन्ड 100 रुपए का है। 8,000 के बॉन्ड इशू किए हुए, हर बॉन्ड 100 रुपए का है। तो सिंपल आपने 8,000 को डिवाइड किया 100 रुपए से और मल्टीप्लाई कर दिया 102.20 पैसे से। ठीक है, सो 8,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 102.20 पैसे, दैट मेक्स इट 8176। ये आपकी वैल्यू बन गई यहाँ पे 8176। ठीक है सर, क्या मैं डायरेक्टली कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। आप नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते 8% को, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ले लेते, पूरी रिडेम्पशन वैल्यू ले लेते, तो BA मार्केट वैल्यू निकल आती। एक सिंगल बॉन्ड की निकाल के फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी तमाम बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू जो है वो आ जाएगी।
सो 8176 यहाँ पे हम हमारे पास जॉट डाउन कर सकते हैं, वैल्यू इज 8176। अब हमें ढूंढना है पोस्ट टैक्स केडी। अब हमें ढूंढना है पोस्ट टैक्स केडी। पोस्ट टैक्स केडी के लिए हम क्या करेंगे जी, इसी कैश फ्लो का आईआरआर कंप्यूट करेंगे, इसी कैश फ्लो का आईआरआर कंप्यूट करेंगे। सो पोस्ट टैक्स केडी के लिए ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेना है मार्केट वैल्यू। सर किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो वो है 102.20 पैसे। सबसे पहले एक डेट होल्डर, बॉन्ड होल्डर ये पे करेगा, फिर इंटरेस्ट, लेकिन इसको हम करेंगे पोस्ट टैक्स क्योंकि हम पोस्ट टैक्स केडी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट हमारा है 8 रुपए, टैक्स रेट है हमारा 30%। हमने इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 से, दैट मेक्स इट 5.6 हो गई है। हमारा। और इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने, सिंपल नॉमिनल वैल्यू का जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा था, ये जो 8 रुपए था, इसको हमने यहाँ पे पोस्ट टैक्स कर दिया और 5 साल तक इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब हम यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू ले लेते हैं। सर अगर मैं रिडेम्पशन वैल्यू लेता हूँ तो ये 102.20 पैसे, देन यहाँ पे 5.6, देन 5.6, देन 5.6। अच्छा टोटल नहीं करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू लिखेंगे पहले। रिडेम्पशन वैल्यू अगर हम देखने जाते हैं सर यहाँ पे, तो हमारे पास रिडेम्पशन वैल्यू बनती है 110। इसको हमें पोस्ट टैक्स कभी भी नहीं करना होता क्योंकि इसके ऊपर ओवर एंड अबव जो अमाउंट हम देते हैं टैक्स वाला उसको एक्सपेंस नहीं मानता। 102.20 पैसे, देन 5.6 एंड दिस वन इज 115.6। ठीक है, अब हमें इसका आईआरआर कंप्यूट करना है, तो आईआरआर के लिए हमें यहाँ पे 2 रेट पिकअप करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहला रेट ले लेते हैं एनपीवी एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि कूपन रेट 8% चल रहा है पोस्ट टैक्स करके 5.5 के आसपास, तो हम पहले 6% पे एनपीवी निकाल लेते हैं। माइनस 102.20 पैसे, उसके बाद 5.6, 5.6 हमारा कैश फ्लो आ रहा है 4 दफा। इसके बाद है 115 से भी 6% पे डिस्काउंट करेंगे ईयर 5 पे। ठीक है, सो कुल मिला के हमारी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव बनती है 3.58। 3.58 एक पॉजिटिव बनती है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ताकि एक नेगेटिव वाला भी आ जाए हमारे पास, दैट इज 10%। 10% के लिए हमने इसको किया यहाँ पे भी 10% के लिए। ऑल इन ऑल ये हो गया 12.67 नेगेटिव, माइनस 12.67 नेगेटिव। आईआरआर के लिए सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, 6% प्लस 3.58 अपॉन 3.58 माइनस ब्रैकेट माइनस 12.67 इंटू 10% माइनस 6%। हमारा आईआरआर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर दिया। सो 0.06 प्लस 3.58 अपॉन 3.58 माइनस माइनस प्लस 12.67 इंटू 10% माइनस 6%। सो ये आता है हमारे पास पोस्ट टैक्स के डी 6.88%। 6.88%। सर क्या हम प्री टैक्स को 1 - t से मल्टीप्लाई करके पोस्ट टैक्स नहीं कर सकते थे? इररिडीमेबल डेट में ये कर सकते हैं, रिडीमेबल डेट में ये नहीं कर सकते थे। तो हमें इस तरह से आईआरआर मेथड से पोस्ट टैक्स केडी जो है वो हमारा कैलकुलेट करना था। दिस इज आवर पोस्ट टैक्स केडी। ठीक है, सो इस पोस्ट टैक्स केडी के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको नंबर को प्लॉट कर दिया, विच इज 6.88%। ठीक है जी, अब हम इन तमाम को इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद एक एवरेज निकाल लेंगे। सो 24150 इंटू 1601, दैट मेक्स इट 3866। यहाँ पे आ जाता है 3866।
Then we have 5184 multiplied by 694. This makes it 359.7. इसको आप 360 कर लें राउंड. 8176 multiplied by 688, 6.88%. ये बन जाता है हमारा राउंड 563. और फिर 5000 multiplied by 385. This becomes 3.85%, 192.5. ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ 193 कर देते हैं. अब इन दोनों का आप टोटल निकाल लें. 24150 प्लस 5184 प्लस 8176 प्लस 5000, ये 42510 का हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया. 42150 का हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया. और इसकी कॉस्ट कितनी कितनी है? 3866 प्लस 360 प्लस 563 प्लस 193, 4982. सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4982. सर अब वैक कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? वैक कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों का एवरेज लेंगे. सो वैक विल बी इज इक्वल्स टू 4982 डिवाइडेड बाय 42150. 4982 divided by 42150, the WACC is basically 11.82%. 11.82%, which is more or less equals to 12%. 12% के आसपास आपका WACC आ रहा है. अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो इसके अंदर तमाम सोर्सेज ऑफ कैपिटल की कॉस्ट की एक वेटेड एवरेज शामिल है. आपने जब इन नंबर्स को यहाँ पे क्लब किया, ये वाले नंबर्स को, तो प्रैक्टिकली आपने क्या किया? आपने तमाम सोर्सेस की जो कॉस्ट है इसका एक वेटेड एवरेज लेके टोटल कैपिटल से इसको जो है वो डिवाइड कर दिया. कैपिटल से मुराद हर वो सोर्स जिस पर आपको रिटर्न देना होता है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, तमाम के ऊपर आपने एक वेटेड एवरेज रिटर्न जो है वो यहाँ पे दे दिया. अब पिछली वीडियोज में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लिंक हो रहे हैं. हमने डेट की जो कैलकुलेशन की वो भी लिंक हो रही है. हमने इक्विटी की ग्रोथ वगैरह कैलकुलेट की थी वो भी यहाँ लिंक हो रही है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन भी आ रही है. एट द सेम टाइम हमने सबकी जो है मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट की डेट के केस में, वो भी यहाँ पे आ रही है. ओवरऑल लेवल पे पुरानी जो पिछली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थी, उनकी जितनी वीडियोस का क्रक्स था वो इस सवाल के अंदर हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके बहरहाल हम इस वैक के ऊपर पहुंचे. अब कंपनी अगर इन सोर्सेस को इस्तेमाल करके सोर्स नंबर 1, 2, 3, 4, इन सोर्सेस को इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो ये 12% या 11.82% इनका बन जाएगा मिनिमम रिटर्न. इतना रिटर्न अगर मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट इनके लिए फायदेमंद है. अगर इतना रिटर्न नहीं मिल रहा तो वो इन्वेस्टमेंट इनके लिए फायदेमंद बहरहाल नहीं है. दैट्स हाउ इट इज. सो यहाँ पे हमारी पहली इलस्ट्रेशन मुकम्मल होती है, या पहला कह लें कि एक कंप्लीट फुल फ्लेज सवाल मुकम्मल होता है. अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ICAP के पास्ट पेपर्स पर आ जाएंगे. ऑलराइट, सो इसी कंटिन्यूएशन में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जहांजेब लिमिटेड. इसकी भी रिक्वायरमेंट में कहता है पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे. ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन अर्निंग्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और बैंक लोन है. बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरीके से वहां पे सोर्सेस थी. ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी के 14.26 पे ट्रेड हो रहे हैं एक्स डिविडेंड बेसिस पे. इसके अलावा नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है. ऑर्डिनरी डिविडेंड्स की ग्रोथ निकाल के दी हुई है पहले से 4%, और ये लेटेस्ट डिविडेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं. आए देखिए सर, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है, विच इज के. सर बैलेंस शीट में हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 2,30,000 का. हर स्टॉक की 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है दैट इज 14.26. सो हमारे पास ये टोटलिटी में 2,30,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 14.26. So 327,980 becomes the market value. 327,980 becomes the market value. के की अगर हम बात करें तो सिर्फ D नॉट इंटू 1 प्लस G अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस G. सो इस परस्पेक्टिव में अगर देखें तो हमारा लेटेस्ट डिविडेंड कितना है सर? 2.25 है. ये ग्रो करेगा 1+4% के रेशियो पे. ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो है 14.26, और जो हमें यहाँ पे ग्रोथ ऐड करनी है दैट इज बेसिकली 4%. हम यहाँ पे करेंगे प्लस
4%। कुल मिला के हमारा रेट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा 2.25 इंटू 1.04 अपॉन 14.26 plus 0.04. Hence the K becomes 20.41%, almost 20%, 20.41%. दो एलिमेंट्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैव एन एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ 10.56 and a nominal value of rupees 10 per share. These shares are irredeemable. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर मार्केट वैल्यू बड़ा आसान है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे हैं 50,000 के। सॉल्यूशन करते हैं ब्लू से, ठीक है। 50,000 से एक स्टॉक की जो नॉमिनल वैल्यू है एट द सेम टाइम दैट इज 10 रुपीज, और जो मार्केट वैल्यू इसकी इस वक्त चल रही है वो चल रही है 10.56। So 50,000 divided by 10 into 10.56. This gives us a market value of 52,800. At the same time अगर हमें cost of preference shares निकालनी हो तो सर dividend upon market value. Dividend कैसे निकलेगी? 10 रुपए के ऊपर dividend हमारा है 5%, upon market value is 10.56. हमारी cost of preference shares निकल आएगी 10 multiply by 5% divided by 10.56. ये बिल्कुल irredeemable debt वाली चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। Hence the market value becomes, sorry, the cost of preference shares become 4.74%. 4.74%. So चार चीजें हमारी यहाँ पे डन हो गई। हमने ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली, हमने प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली। अब हम बैंक लोन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बैंक लोन सर कितनी वैल्यू का है? हमारा बैंक लोन है एट द सेम टाइम 7% बैंक लोन 30,000 का, और सर इसको हमें पोस्ट टैक्स करना होगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बैंक लोन निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली रेट को मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी कर देंगे। बैंक लोन में बड़ा सीधा सा काम होता है। 7% का रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30%। हियर इज योर टैक्स रेट 30%, ठीक है। सो हमारा रेट क्या बन जाता है सर? 7 इंटू दिस बिकम्स 4.9%। हमारा रेट बन जाता है 4.9%। तो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। अब क्या रहता है जी? अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रहते हैं। बॉन्ड्स के बारे में कहते हैं दे आर करंटली ट्रेडिंग एट 95.45। तो बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो गया। सर बैलेंस शीट पे इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ये बॉन्ड्स चल रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर करीब करीब 1,10,000 के, ठीक है। सो 1,10,000 एक बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 100, या 100 होती है 1000 होती है। अगर नहीं दी हुई हो तो आप अकॉर्डिंगली इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई चल रहा है 95.45 का। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 95.45, दैट बिकम्स 104,995। 104,995। दिस बिकम्स आवर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली। ये हमारी बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बन गई। एंड एट द सेम टाइम अगर हमें इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद है, तो अब हम जो है IRR कंप्यूट करके इसका पोस्ट टैक्स एडी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि रिडम्पशन कितने टाइम में हो रही है, तो उसको पढ़ लेते हैं। रिडीम्ड एट देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 इन 4 years टाइम। 4 साल में इसकी रिडम्पशन होने जा रही है। 4 साल में रिडम्पशन होने जा रही है। सो हम यहाँ पे 4 साल को प्लॉट कर लेते हैं। ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट को 1 माइनस टी करना जरूरी है, ठीक है। पहले मार्केट वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। दैट विल बी एन आउटफ्लो। आज एक बंदा इस बॉन्ड के लिए 95.45 दे रहा है। रिमेनिंग ईयर्स में हमें 12 जो है वो इस बॉन्ड की जरूरत, इसके जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट देखता हूँ तो इस बॉन्ड पे कितना है मेरे पास? सर ये बॉन्ड है 6%, यानी 100 रुपए के ऊपर 6 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। इस 6 रुपए को मुझे पोस्ट टैक्स करना होगा 6 इंटू 1 माइनस 30%। अगर मैं 6 रुपए को पोस्ट टैक्स करता हूँ तो कितना बन जाता है? सर पोस्ट टैक्स बनाने पे ही बनता है 4.2। सो 4.2 का इंटरेस्ट यहाँ पर, 4.2 का यहाँ पर, 4.2 का यहाँ पर और 4.2 का यहाँ पर।
उसके बाद रिडेम्पशन हो जाएगी तकरीबन 100 रुपए पे एग्जैक्टली। तो हम इसका IRR कंप्यूट कर लेते हैं, विच विल बी आर पोस्ट टैक्स KD 95.45, 4.2, 4.2, 4.2 एंड 104.2। ठीक है, ये हमारे कैश फ्लोज बन गए। दीज आर आवर नेट कैश फ्लोज। इसका हम IRR कंप्यूट करते हैं। सर IRR के लिए हम इसकी NPV 2 पॉइंट्स पे ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं पहले NPV 5% पे, क्योंकि 5% के आसपास का इंटरेस्ट है, -95.45 प्लस 4.2, 3 दफा 4.2 का कैश फ्लो है -3, 0.05। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास 104.2 इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर -4। So the value turns out to be 1.71, NPVI 1.7। तो अब रेट को बढ़ा देते हैं। लेट्स टेक 8% ओवर हियर, 8% पे करते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। सर अगर हम इसको 8% पे इसकी NPV निकालते हैं 8% पे द NPV इज -8.03, -8.03। ये आपकी NPV हो गई। IRR कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे? IRR के लिए सिंपल से इंटरपोलेशन का फॉर्मूला 5% प्लस 1.71 अपॉन 1.71 माइनस ब्रैकेट -8.03। ठीक है जी। एट द सेम टाइम 8% माइनस 5%, हमारा IRR कितना निकल आएगा? 0.05 प्लस 1.71, 1.71 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.03 ब्रैकेट 8% माइनस 5%। So all in all, the rate turns out to be 5.53%. 5.53%. This becomes our IRR basically, which is the post-tax KD. अब इस पोस्ट टैक्स KD के बाद तमाम के तमाम सोर्सेस की मार्केट वैल्यूज और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है। तो आए इनको जरा हम प्लॉट कर देते हैं। सोर्सेस, उनकी मार्केट वैल्यूज और उनकी कॉस्ट। सोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी हैं सर? ऑर्डिनरी शेयर्स, वी हैव गॉट प्रेफरेंस शेयर्स, वी हैव गॉट बॉन्ड्स एंड वी हैव बैंक लोन। वी हैव बैंक लोन। ठीक है, ये चारों सोर्सेज हैं हमारे पास। अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ऑर्डिनरी शेयर्स की हमारे पास वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 327,980 और उसकी जो कॉस्ट है वो 20.41। 327,980, 327,980 and the cost is 20.41%। ठीक है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की 52,800 और 4.74, 52,800 और 4.74%। बैंक लोन की अगर हम देखते हैं तो 30,000 का हमारा बैंक लोन है। एट द सेम टाइम द कॉस्ट इज 4.9% एंड एट द सेम टाइम बॉन्ड्स की जो मार्केट वैल्यू है हमारी, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 104,995 एंड एट द सेम टाइम जो हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की है दैट कॉस्ट इज 5.53%। 5.53%। इन सब की कैपिटल का एवरेज ले लें और कॉस्ट का एवरेज ले लें। सर कैपिटल का अगर टोटल करते हैं तो 327,980 प्लस 52,800 प्लस 104,995 प्लस 30,000, कुल मिला के दिस बिकम्स 515,775। एंड यहाँ पे हम इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर इनका वेटेड एवरेज ले लेते हैं। 327,980 इंटू 2041, 20.41%, 66,940 या राउंड कर लें तो 66,941, फिर 52,800 मल्टीप्लाई बाय 474, 4.74%, ये बन जाता है 2503। यहाँ पे आप राउंड कर सकते हैं, डबल डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है। 104,995 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5.53%।
This becomes 5806. And lastly, 30,000 into 4.9%. This becomes 1470. 1470. So total कर लेते हैं 66,941 plus 2503 plus 5806 plus 1470. So this turns out to be 76,720. अब आप वैक के लिए क्या करें, इन दोनों का वेटेड एवरेज ले लें, सिंपल. So WAC will be is equals to 76,720. देखिएगा हमने रेट सारे पोस्ट टैक्स लिए हैं. So 76,720 divided by 515,775. This turns out as 14.87%. 14.87% or near about 15%. So this is the minimum return which the company is going to seek on the projects जो इस कैपिटल से किए जा रहे हैं. जो इस कैपिटल से किए जाएंगे उनके ऊपर ये मिनिमम रिटर्न है जो कंपनी को बहरहाल अचीव करना है. मिनिमम रिटर्न है जो कंपनी को बहरहाल अचीव करना है. 15% वैक हमने तकरीबन यहाँ कैलकुलेट किया और इससे पिछले वाले सवाल में एट द सेम टाइम 12% वैक हमने यहाँ कैलकुलेट किया. सो अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप कंप्लीटली वैक की कैलकुलेशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. अब हम अगले सेगमेंट में आई कैप के 2 पास पेपर्स के 2-3 पास पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें किस तरह से कैलकुलेट करवाता है. आइए अगले सेगमेंट में आई कैप के पास पेपर्स देखते हैं.